विद्यार्थियों, पिछले बार हमने चर्चा की थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट फर्स्ट, जिसके दौरान हमने ये चर्चा की थी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड हो सकते हैं। उसकी संक्षिप्त में हमने जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज हम इसी पार्ट में सेकंड पार्ट जो इसका होगा, इसमें हम देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेथड है उसमें किस प्रकार से हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपने पिछले बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ख्याति मूल्यांकन की जो विधियां थी, हमने 4 विधियों के बारे में पिछले बार देखा था। एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम औसत लाभ विधि बोलते हैं, जिसके मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, और उन न्यूमेरिकल्स में हमने ये भी देखा था कि किस किस प्रकार के एडजस्टमेंट हमारे लाभ में से हो सकते हैं। मैंने 2 प्रॉब्लम्स में वे सारे एडजस्टमेंट जो हो सकते हैं वो सारी चर्चा हमने इस मेथड के दौरान की थी। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो आपका सेकंड मेथड होगा, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तीसरा मेथड है आपका पूंजीकरण विधि, जिसको कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं, और चौथा मेथड जो आपका है वो एन्युटी मेथड है। ये 3 मेथड पर हम विशेष करके आज फोकस करेंगे। थोड़ा सा रिपीट हम कर लें, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आपका जो एसपी मेथड है, एसपी मेथड में भी हमें औसत लाभ विधि को अच्छे से तैयार करके जाना होता है। अगर हमारी इसकी तैयारी प्रॉपर नहीं है तो आप मान के चलिए कि हम एसपी मेथड का सवाल भी ठीक तरीके से हल नहीं कर सकते। तो मैं संक्षेप में रिपीट करना चाहूंगा कि औसत लाभ विधि के अंतर्गत हम कुछ वर्षों के लाभों को जोड़ते हैं और उसमें क्या करते हैं, ख्याति निकालने के लिए जो क्रय के वर्ष दिए होते हैं उनका हम गुणा करते हैं। इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जब इस मेथड का हम प्रयोग करते हैं तो हमें 3-4 चीजों पे फोकस करना होता है। वर्षों की संख्या के लाभों को जोड़ा जाएगा, जनरली सवाल में दिया होता है। हम सकल लाभ का प्रयोग करेंगे या शुद्ध लाभ का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको बताया था। कौन कौन सी असाधारण आय और व्यय होते हैं, इसकी चर्चा भी हमने की थी। विनियोग से आय का क्या आशय, ये भी हमने बताया, मैंने आपसे चर्चा की थी। प्रबंधकों का पारिश्रमिक और क्रय के वर्ष, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। जब हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इन चीजों को हमें फिर से देखना है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, एसपी मेथड। और विद्यार्थियों इस चीज को अच्छे से समझ लें कि ये जो मेथड है आपका एसपी मेथड, इस मेथड के आधार पर ही आगे के जो 2 मेथड आप पढ़ेंगे वो भी इसी पर आधारित है। इसलिए इस मेथड को आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि एसपी है क्या, अधिलाभ का आशय क्या है। तो आप चाहे तो नोट करें, यदि व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभ फर्म के साधारण लाभ से अधिक होते हैं तो इस आधिक्य को ही अधिलाभ कहा जाता है। मतलब सुपर प्रॉफिट का मतलब है एपी माइनस एनपी। एपी का मतलब है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एनपी का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट, साधारण लाभ। हिंदी में भी लिखा हुआ है वास्तविक औसत लाभ माइनस एक्चुअल में वो माइनस साधारण लाभ, ये आपका अधिलाभ का मतलब होगा। और ख्याति की गणना होगी जो हमने एसपी ज्ञात किया है, इस एसपी में जो क्रय के वर्ष सवाल में दिए होंगे उसका हम गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, और ये हमारी ख्याति प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए, अब 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका एपी है और दूसरा आपका एनपी है। तो एपी का मतलब वही है जो हमने पहली इकाई में पढ़ा था। फिर से मैं आपको फर्स्ट मेथड पे ले जा रहा हूं, औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने जिस तरीके से एपी ज्ञात किया था उसी तरीके से हमें एसपी मेथड के अंतर्गत भी एपी की गणना करना होगी। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ख्याति के जितने भी मेथड है, पहले मेथड से लेके लास्ट मेथड तक, फर्स्ट 2 जो मेथड आपके हैं, अगर आपने इन 2 को अच्छे से समझ लिया तो थर्ड और फोर्थ दोनों मेथड में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो एपी के बारे में अब ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में एपी की विस्तार से चर्चा की थी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। आप थोड़ा सा इन चीजों को चाहे तो नोट करें। पहले फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया भी था कि एपी का आशय वही है जो औसत, मतलब हमने जो पहले मेथड में जिस तरीके से ज्ञात किया था एपी, उसी तरीके से हमें इस मेथड में भी एपी की गणना करना पड़ेगी। अब सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट मेथड यदि आपका अच्छा है तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड जो आपका मेथड है इसका हाफ पार्ट आपने पूरा कर लिया है।
इसके बाद देखिए इसमें साधारण लाभ की गणना हमें करना होगी, क्योंकि हमारा एसपी का मेथड है एपी माइनस एनपी। इसका मतलब हमें एनपी की गणना करना समझना पड़ेगा। तो एनपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनपी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले नियोजित पूंजी इम्प्लाइड कैपिटल निकालना होगी। नियोजित पूंजी निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नियोजित पूंजी में से चालू वर्ष के रेवेन्यू इनकम का, रेवेन्यू प्रॉफिट का हाफ माइनस करना पड़ेगा, तब हमें प्राप्त होगा एसीई, जिसको अपन बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण लाभ ज्ञात करने के लिए हमें दो स्टेप अप्लाई करना पड़ेगी। सबसे पहले एम्प्लॉयड कैपिटल निकालना पड़ेगा, नियोजित पूंजी निकालना पड़ेगी, और नियोजित पूंजी निकालने के बाद हमें चालू वर्ष के आयगत लाभ का, यह संबंधित वर्ष के आयगत लाभ का हाफ इस नियोजित पूंजी में से माइनस करना होगा, तब जाके हम औसत नियोजित पूंजी ज्ञात कर पाएंगे। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अगर हमें नियोजित पूंजी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा समझ लें। नियोजित पूंजी निकालना कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। आप चूंकि कॉमर्स के छात्र हैं और चूंकि आपका 11th फर्स्ट ईयर में भी आपने काफी कुछ इसके बारे में बैलेंस शीट वगैरह आपने देखी है, पढ़िए, जानिए, आप सारी संपत्तियों के विवरण को भी आप समझते हैं, जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है नहीं। नियोजित पूंजी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितनी भी संपत्तियां हैं कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर, जो कृत्रिम संपत्तियां उनको छोड़कर हम बाकी सभी संपत्तियों को प्लस करेंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आपके सामने ये आ सकती है कि कुछ जो फिक्स कैपिटल हो, अगर फिक्स कैपिटल का अगर बैलेंस शीट का मूल्य दिया है और बैलेंस शीट के नीचे कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, तो जो मूल्य चिट्ठे में या बैलेंस शीट में दिया है उसी का हम प्रयोग करेंगे। परंतु यदि किसी स्थायी संपत्ति का आपको अलग से नवीन या वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस बैलेंस शीट के मूल्य को ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो उसका नया मूल्य दिया है उस मूल्य को हमें ध्यान में रखना है। अब फिर एक बात यहां पर यह आती है, यदि किसी स्थायी संपत्ति का नया मूल्य दिया है, रिवैल्यूड वैल्यू यदि उसकी दी है, पुनर्मूल्यांकित मूल्य यदि उसका दिया हुआ है, तो उस परिस्थिति में हमें ह्रास के बारे में कोई भी चीज को ध्यान में नहीं रखना है, मतलब ह्रास को इग्नोर करना है। अगर बैलेंस शीट में ह्रास अलग से घटा हुआ भी यदि संपत्ति के बारे में दिया हो, या बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में ह्रास कोष दिया हो उस संपत्ति के बारे में, तो उसका हमें ध्यान नहीं रखेंगे। कब नहीं रखेंगे ध्यान, जब हमने के नए मूल्य को या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो आपका मूल्य दिया है उस मूल्य को हमने ध्यान रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी स्थायी संपत्ति और चालू संपत्तियों को हमें प्लस करना है। परंतु यहाँ पर हमें ध्यान रखें, हम यहाँ पर कृत्रिम संपत्तियों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखेंगे, जैसे अंशों का बट्टा, ऋण पत्रों का बट्टा, या स्थगित कोई पूंजीगत व्यय दिया हो। इस प्रकार के व्ययों को हमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं, इस प्रकार की संपत्तियों को हमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि सब वे संपत्तियां हैं जिनका व्यापार से हटकर कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए इन चीजों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिए, यदि सवाल में यदि बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल, मतलब बैलेंस शीट में कोई गुडविल भी बता रखी हो संपत्ति पक्ष में, तो उसे भी हमें ध्यान में नहीं रखना है। आप समझ लोगे इसका मतलब, क्योंकि हम ख्याति की ही गणना कर रहे हैं। जब हम ख्याति की ही गणना करेंगे तो चिट्ठे में जो ख्याति दी है उसे हमें ध्यान में, जो नई ख्याति आएगी वही आगे प्रयुक्त होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साधारण लाभ निकालने के लिए, मतलब सी नियोजित पूंजी निकालने के लिए सारी संपत्तियों को प्लस किया है कृत्रिम को छोड़कर। इन सबको प्लस करने के बाद इसमें जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनको हम इसमें से माइनस करेंगे। एक्सटर्नल का मतलब होता है वे दायित्व जो हमें अंशधारी के अलावा किसी और को भुगतान करना हो, जैसे आपका डिबेंचर हो सकता है, ऋण पत्र हो सकता है, लेनदार हो सकते हैं, देय बिल आपका हो सकता है। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस करने के बाद जो आएगा उसको अपन बोलेंगे शुद्ध संपत्ति का मूल्य। अब इस शुद्ध संपत्ति के मूल्य में से हमें क्या करना पड़ेगा, यदि सवाल में पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी दी हुई हो, तो अगर कोई निर्देश नहीं है तो हम पूर्वाधिकार अंश पूंजी को भी माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलते हैं नियोजित पूंजी। इस नियोजित पूंजी में से हमें क्या करना है, चालू वर्ष के आय हाफ। अब आयगत लाभ का मतलब होता है लाभ में से वे चीजें माइनस कर दी जाए जो स्थायी संपत्तियों के ऋण पर दिए गए ब्याज से संबंधित हो, या प्रबंधक का कोई वेतन वगैरह आपने दिया हो
वो भी हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कर वगैरह कोई हो तो वो हम इसमें से हम माइनस करेंगे। इन सब चीजों को घटाने के बाद जो राशि आएगी वो कहलाएगा आपका आयगत लाभ, और इस आयगत लाभ का हाफ हम नियोजित पूंजी में से माइनस कर देंगे तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसीई। मतलब दो वर्ड हैं, सीई और एसीई। अगर सवाल में कोई निर्देश नहीं हो और अगर आपसे एसपी मेथड के माध्यम से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए तो हमें एसीई का ही प्रयोग करना है, मतलब औसत नियोजित पूंजी का ही प्रयोग करना है। परंतु यदि सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा हो कि एसपी मेथड के अंतर्गत ख्याति की गणना करने के लिए नियोजित पूंजी का इस्तेमाल किया जाए तो उस परिस्थिति में हम चालू वर्ष के आयगत लाभ का आधा माइनस नहीं करेंगे। तो दो चीज हो गई, नियोजित पूंजी और अगला हो गई आपका औसत नियोजित पूंजी। शायद आप दोनों का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। आगे मैंने स्पष्ट भी किया है कि आयगत लाभ के आधे से तात्पर्य उस लाभ से जो बाह्य विनियोग की आय, दीर्घकालीन ऋणों का ब्याज, संचालकों का पारिश्रमिक, कर आदि घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसको अपन आयगत लाभ बोलेंगे। और इस आयगत लाभ का आधा हमें माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस करने के बाद आपकी निकल जाएगी एसीई, जिसको अपन बोलेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, हिंदी में बोलेंगे औसत नियोजित पूंजी। अब आपने औसत नियोजित पूंजी निकाल लिया है तो आप देखिए सूत्र में हमें आवश्यकता किस चीज की है, हमें सूत्र में आवश्यकता है एनपी की। हमने एसी क्यों निकाला, क्योंकि हमें एनपी निकालना है। अब अगर आपका एसी अगर आपका निकल चुका है तो एसी निकल जाने के बाद आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फार्मूला है आपका साधारण लाभ का, एनपी का, औसत नियोजित पूंजी इंटू आय की सामान्य दर बटे 100 करना है हमें। क्यों करना है? आय की सामान्य दर का मतलब होता है वह दर जो उसी प्रकार के बिजनेस में एक व्यवसाय में प्रतिवर्ष लाभ प्राप्त करने की संभावना हो, वो आपकी आय की सामान्य दर कहलाती है। आय की सामान्य दर सवाल में दी होगी, हमें आय की सामान्य दर से इंटू करके 100 का भाग लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा साधारण लाभ। इस प्रकार से हम दोनों चीज हमने निकाल ली। पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले एएपी। एएपी का फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपने गुडविल का जिन भी विद्यार्थियों ने फर्स्ट सेशन यदि अटेंड किया हो या यदि आपके महाविद्यालय में ये यूनिट अगर पढ़ा दी गई हो हमारे साथियों के द्वारा तो आप अच्छे से समझते हैं कि एएपी का मतलब क्या होता है। और यदि आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो तो एएपी का मतलब वो है जो हमने गुडविल के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स भी करके बताई थी, उस हिसाब से हमें एएपी निकालना पड़ेगा। तो एएपी तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, आप ध्यान रखें। और एनपी का मतलब हो गया हमें अधिलाभ विधि के अंतर्गत एनपी ज्ञात करने के लिए 3 स्टेप करना पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालेंगे सी नियोजित पूंजी, उसके बाद हम चालू वर्ष के आयगत लाभ का आधा माइनस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी एसी, जिसको अपन बोलते हैं औसत नियोजित पूंजी। और औसत नियोजित पूंजी निकल जाने के बाद जो आपकी आय की दर दी होगी सवाल में, उस आय की दर से इंटू करके हम 100 से उसको भाग कर देंगे तो ये आपका एनपी ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका इस मेथड्स में एसपी मेथड के अंतर्गत आपको इस प्रकार से एनपी ज्ञात करना पड़ेगा। जब आपने एनपी भी ज्ञात कर लिया और एपी भी ज्ञात कर लिया तो फिर हम सीधा एसपी ज्ञात कर लेंगे। एसपी का सूत्र है एएपी माइनस एनपी, ये आपका एसपी आ जाएगा। और एसपी के बाद जितने क्रय के वर्ष सवाल में दिए हों हम उन क्रय के वर्ष का गुणा कर देंगे, ये आपकी ख्याति हो जाएगी। अब यदि सवाल में यदि क्रय के वर्ष नहीं दिए हो तो सीधी बात है हमने जितने लाभों का प्रयोग किया है उसका हम हाफ कर लें। जैसे मान लीजिए अगर आपने 4 साल के लाभ यदि आपने जोड़े थे एवरेज निकालने के लिए तो 4 का हाफ हो गया आपका 2, हम 2 क्रय के वर्ष मान सकते हैं। आप जो भी माने नीचे नोट अवश्य लगाएं कि हमने क्रय के वर्ष इतने मान लिए हैं। तो इस प्रकार से हम एसपी मेथड के माध्यम से हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। अब ये मेथड यदि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप मान के चलिए कि अगले जो 2 मेथड है इन 2 मेथड को समझने में आपको 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। इसलिए आप फर्स्ट और सेकंड ये 2 जो मेथड है इन पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। अगर आपने इनको समझ लिया तो कोई समस्या आपकी नहीं होगी। और विद्यार्थियों में आपको एक चीज और बता दूं कि कल हम चर्चा करेंगे अंशों के मूल्यांकन की, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। होता क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर में भी कई बार हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, कि हो सकता है कि जिन शेयर का हम मूल्यांकन करने जा रहे हो उनके लिए जो ख्याति बैलेंस शीट में दी हो उसके लिए एग्री नहीं, उसके लिए कंपनी ने निर्णय किया हो कि हम अंश के मूल्यांकन करने के पहले हम ख्याति का मूल्यांकन भी करना चाहते हैं। तो आपको फिर से क्या होगा, कल हम फिर इन चीजों को रिपीट करेंगे। कल फिर से आपके सामने यही चीज आएगी कि हो सकता है कि आपको अंशों के मूल्यांकन के सवाल में भी आपसे ख्याति की गणना करवाई जाए। तो ये चैप्टर आपको न केवल
इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए, बल्कि आगे आने वाला जो आपका टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उस चैप्टर के लिए भी इस मेथड का, इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका एसपी मेथड था। अब इसके बाद आप देखिए, अगर आपने एसपी निकालना यदि आपको आ गया तो देखिए एक अगला मेथड आपका थर्ड है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में कुछ नहीं करना है आपको, जो आपने एसपी निकाला है एसपी गुणित 100 करना है और उसको अपान करना है जो सामान्य ब्याज की दर जो सवाल में दी होगी या आय की दर जो दी होगी उससे हम उससे भाग लगा देंगे तो ये आपकी ख्याति निकल जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो आपने एसपी निकाला है एसपी में 100 का गुणा करना है और सामान्य ब्याज की दर से उसको भाग करना है। ये आपका हो गया पहला मेथड। अधिलाभ का पूंजीकरण करने की बात कही हो और जिस सवाल में यह लिखा हो कि आपको केवल साधारण लाभ का ही पूंजीकरण करना है, तो जो हमने एपी निकाला था, हम साधारण औसत लाभ इंटू 100 करके सामान्य ब्याज दर से उसका भाग लगा देंगे। जनरली होता क्या है, अगर आपने आपकी बुक से जिस भी किताब से आप पढ़ते हो, आप देखिए अधिकांश में क्या हो गया कि एसपी मेथड के माध्यम से ही पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने की बात कही जाती है। वो इसलिए कही जाती है कि अगर हम एसपी मेथड से ख्याति पूंजीकरण विधि की यदि हम बात करते हैं तो आप मान के चलना कि हमें फर्स्ट मेथड भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब अधिलाभ साधारण लाभ विधि भी आपको अप्लाई करना पड़ेगी, अधिलाभ विधि भी अप्लाई करना पड़ेगी, तब जाके आप पूंजीकरण विधि के माध्यम से ख्याति की गणना कर पाएंगे। और यदि केवल अगर आपसे साधारण औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि का इस्तेमाल करने की बात कही गई है तो वहां पर फिर आपको केवल पहले मेथड के माध्यम से केवल औसत लाभ ज्ञात करके ही आप ख्याति की गणना कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो कैपिटलाइजेशन वाला मेथड है, इस मेथड में सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका एसपी का है। इसका मतलब है कि हमें जो सेकंड मेथड है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ख्याति गणना कर सकते हैं। अभी जो बी वाला पार्ट है इसमें क्या हो रहा कि फर्स्ट मेथड में हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, औसत साधारण लाभ को जो आपने पूंजीकरण किया है इसमें से नियोजित पूंजी या औसत नियोजित पूंजी को माइनस भी करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ख्याति की गणना होगी। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो फर्स्ट तरीका है आपका एसपी मेथड वाला वही ज्यादा पूछा जाता है, पर हमें चूंकि सिलेबस में सब कुछ है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें हर चीज पढ़ना चाहिए। और चूंकि हम एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे, स्नातक की डिग्री होगी, हमारे कुछ विद्यार्थी हो सकता है पीजी भी करें, हम मास्टर डिग्री लेंगे, तो वहां पर तो हमें डिटेल से सारी चीजों का, इन चीजों का अध्ययन होना ही चाहिए। इसलिए जो भी इकाई में जो भी दिया हुआ है, जो भी मेथड आपको दिया है, उन सब के बारे में आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। अब जो आपका फोर्थ मेथड है ये वार्षिकी पद्धति, इसका नाम ही एन्युटी मेथड है। एन्युटी मेथड आपको सवाल में ही एक वार्षिकी दर से एक वार्षिकी का मूल्य दिया हो सकता है, तो बड़ी इजी सी चीज है इसमें भी, इसमें आपको कोई ज्यादा विशेष काम नहीं करना है। इसमें भी आप देखिए एसपी तो निकालना पड़ेगा, अधिलाभ को एसपी को हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ, एसपी सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकाल के जो वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया होगा उससे हम इसको भाग लगा देंगे तो आपकी ख्याति निकल आएगी। परंतु यदि सवाल में आपको ये दिया हो 1 रुपए का यदि वर्तमान मूल्य दिया हो, मतलब अगर आपका जो वार्षिकी का वर्तमान मूल्य है वो 1 रुपए सीधे अधिक है, तो उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि हमें एसपी में इंटू करना पड़ेगा वार्षिकी के वर्तमान मूल्य का। ये करने के बाद हमारी ख्याति निकल आएगी। ये कुल मिला के आपको 4 मेथड हैं। इसमें आपने फिर से एक बार संक्षेप में सवाल पे जाने के पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप एएपी मेथड मतलब औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके लिए तो है ये, इस मेथड के लिए, एसपी मेथड के लिए भी हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरा आपने देखा एसपी मेथड, एसपी मेथड में भी एएपी आपको निकालना है और दूसरी आपको एक नई चीज निकालना है जिसका नाम है एनपी। एनपी निकालने का आपने पूरा तरीका देख लिया है, एएपी में से एनपी को माइनस कर देंगे, एसपी निकल जाएगा। और एसपी मेथड से यदि आपसे ख्याति पूछी गई है तो एसपी में हम क्रय के वर्ष का गुना कर देंगे, ख्याति आ जाएगी। और यदि हमसे पूंजीकरण विधि पूछी गई है तो हमें एसपी में 100 का गुणा करके सामान्य ब्याज दर का भाग लगाना है, मतलब यहाँ पर भी आपका एसपी मेथड, एसपी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। और जो आपका फोर्थ मेथड है जिसको हमने एन्युटी मेथड बोला है, इस मेथड में भी हमें एसपी निकालने के बाद ही अगली स्टेप के माध्यम से हम ख्याति की गणना कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों के माध्यम से आपको ख्याति की गणना करना है। अब पिछले बार चूंकि हमने फर्स्ट मेथड पूरी तरीके से देख लिया था इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम्स आप नोट करें, देखिए इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से हमें एसपी की गणना करना होती है। एक बैलेंस शीट दी हुई है,
आप चाहें तो नोट करें, यदि नोट करेंगे तो क्या होगा, सवाल आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। यदि आप सवाल नोट नहीं करेंगे तो फिर से बार बार हमें उन चीजों की ओर जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इन चीजों का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए 31 मार्च 2013 का एक अध्याय लिमिटेड का चिट्ठा दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ख्याति की गणना अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है। मतलब एसपी इंटू 2 करेंगे हम, सीधी बात है। ख्याति की गणना कैसे करना है, एसपी इंटू 2, मतलब हमें अधिलाभ निकालना है और अधिलाभ निकालने के बाद हमें 2 का उसमें गुणा करना है। ये आपका हो जाएगा ख्याति की गणना। अब फिर यहाँ पर बात आती है एसपी की। एसपी का मतलब वही है, एपी माइनस एनपी बराबर आपका एसपी होगा। आप ध्यान रखें, हमें एपी निकालना पड़ेगा फर्स्ट मेथड से, इसके बाद सेकंड मेथड से जो हमने देखा उसमें एनपी ज्ञात करेंगे और एनपी ज्ञात करने के बाद हम एसपी निकालेंगे और एसपी के बाद हम 2 का गुणा कर देंगे तो आपकी ख्याति की गणना हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें बैलेंस शीट में दिया है, कैपिटल दे रखी है, 20,000 आपके शेयर दे रखे हैं, ईच 10 रुपीज है, आपका 2 लाख के आपके शेयर हो गए, शेयर कैपिटल हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है जिसमें P&L अकाउंट आपका 20,000 का ये है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका इस साल का 180, मतलब 20,000 तो आपका पहले का बैलेंस दे रखा है और 12-13 का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,60,000। कुल मिला के आपका प्रॉफिट हो गया 1,80,000। देखिए थोड़ा 180 आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके हैं 1,40,000 के और 7% डिवेंचर आपके हैं, ये आपके दे रखे हैं 80,000 के। ये कुल मिला के आपका लाइट पक्ष हो गया। असेट्स पक्ष आप देखिए, बिल्डिंग दे रखी है आपको 2 लाख की, मशीन दे रखी है आपको 1 लाख की, करंट असेट्स में डेटर्स दे रखे हैं आपको 1 लाख के, स्टॉक दे रखा है आपका 80,000 का और कैश दे रखा है आपको 1,20,000 का। इधर एक बार फिर से आप देखिएगा 2 लाख की शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें P&L पुराना बैलेंस दे रखा है 20,000 का और करंट ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,60,000 का। कुल मिला के आपका P&L अकाउंट आपका दे रखा है 1,80,000 का। इसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 7% डिवेंचर आपको दे रखे हैं 1,40,000 के और 80,000 के। मतलब कुल मिला के एक पूंजी है, शेयर कैपिटल है आपकी, इसके अलावा प्रॉफिट है आपका 1,80,000 का है, 1,40,000 के आपके डिवेंचर है और करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर है। और स्थायी संपत्ति में 2 है, बिल्डिंग और मशीनरी है। करंट असेट्स में डेटर्स हैं, स्टॉक और कैश, 3 चीज आपको ये दे रखी है। कुल मिला के 6 लाख की आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब इसके बाद आप देखेंगे कुछ नई चीजें, देखिए ये फिर से आप देखिए अतिरिक्त सूचना है, पुनर्मूल्यांकन हुआ है, भवन का पुनर्मूल्यांकन हुआ है और उसकी कीमत अब 3 लाख रुपए मानना है और मशीन की कीमत आपको मानना है 80,000। इसका मतलब देखिए पहले आपका चिट्ठे में कितना दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है आपकी 2 लाख की और मशीन दे रखा है आपका 1 लाख का। अब इसका आपको पुनर्मूल्यांकन हुआ है और आपको बिल्डिंग की कीमत 3 लाख मानना है और मशीन की कीमत आपको 80,000 रुपए मानना है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब हम एसीई की गणना करेंगे, नियोजित पूंजी की गणना करेंगे, तो हमें भवन का नया मूल्य लेना पड़ेगा और मशीन का भी हमें नया मूल्य लेना पड़ेगा। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पर बैलेंस शीट में अलग से कहीं भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है और नहीं दायित्व पक्ष में डेप्रिसिएशन फंड दिया है। यदि मान लीजिए डेप्रिसिएशन फंड दिया भी होता तो भी हमें बिल्डिंग और मशीन के डेप्रिसिएशन का कुछ भी हमें इग्नोर करना पड़ता। क्यों इग्नोर करना पड़ता? क्योंकि हमें उसका रिवैल्यूड वैल्यू उसकी दे रखी। यदि रिवैल्यूड वैल्यू नहीं दी होती और फिर अगर बैलेंस शीट में यदि आपका डेप्रिसिएशन फंड यदि दिया होता, मान लीजिए मशीन का या बिल्डिंग का आपको डेप्रिसिएशन फंड यदि दिया होता लायबिलिटी पक्ष में, तो हमें क्या करना पड़ता, उसे हमें बिल्डिंग और मशीन की कीमत में से माइनस करना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर नई कीमत दे रखी है इसलिए हमें उन चीजों पर अब ध्यान नहीं देना है। तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई कि आपको बिल्डिंग का और मशीन का नया मूल्य लेना पड़ेगा और नीचे दे रखा है औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य आय की दर 10% है। अब इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमें एसीई का प्रयोग ही करना है, हमें नियोजित पूंजी का प्रयोग नहीं करना है। अगर यहाँ लिखा होता है विनियोजित पूंजी पर आय की दर 10% है तो हम सी निकालते, एसीई नहीं निकालते। यहाँ पर दे रखा है एसीई, औसत विनियोजित पूंजी, इसका मतलब हमें एसीई की गणना करना पड़ेगी। अब ये आपकी प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, इसमें लाभ कितने वर्ष के दिया, आप ये देखिए केवल 1 साल का लाभ दिया। आप देखिए बैलेंस शीट में 12-13 का लाभ दे रखा आपको 1,60,000 रुपए। इसका मतलब हमें 3 या 4 वर्ष के लाभ नहीं दिए, हमें लाभों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं।
एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहला मेथड जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें हम कुछ वर्षों के लाभों को प्लस करते हैं, उसमें से एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद उसमें हम जितने वर्ष के हमने लाभ दिए उनका एवरेज निकालते हैं, तब जाके हमारा क्या निकलता है, एएपी निकलता है। यहाँ पर आपको केवल एक ही वर्ष का लाभ दिया है, इसलिए हमें अब एएपी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमें निकालना क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एसी। मैं प्रॉब्लम इसलिए इस प्रकार की लाया हूँ कि आपके सामने प्रस्तुत किए, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा जब हमारा गुडविल का पार्ट फर्स्ट हुआ था, तब जितने एडजस्टमेंट लाभ में से हो सकते हैं मैंने मैक्सिमम उन दो प्रॉब्लम्स में आपको बताए थे। क्या होती है असामान्य व्यय, क्या होता है विनियोग, क्या होती है, किस प्रकार से अगर कोई मशीन बीच में उसका अगर हमने कोई एडजस्टमेंट किया है, कोई मशीन का पार्ट बढ़ाया है, कोई खर्च किया मशीन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो उस पर ह्रास कैसे लगेगा, ये सब चीज हमने वो पहले पार्ट में आपका जो अगर उस पहले पार्ट को यदि आपने अटेंड किया हो तो मैंने उसमें सब चीजें कवर करने की कोशिश की थी कि कितने प्रकार के एडजस्टमेंट हमारे लाभ में से हो सकते हैं। आज हमारा फोकस मेनली रहेगा एसी निकालने पर। तो देखिए अब हम एसी की गणना करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एसी की गणना करने के पहले हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आपको बताया था कि सारी स्थायी संपत्तियां हम प्लस करेंगे, सारी करंट असेट्स हम प्लस करेंगे, और इन संपत्ति को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या चीज ध्यान रखना थी, यदि किसी संपत्ति का नया मूल्य दिया हो फिक्स्ड असेट्स का तो हमें वो मूल्य इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए इस सवाल में बैलेंस शीट में दे रखी बिल्डिंग और मशीन 2 लाख और 1 लाख की, किंतु पुनः मूल्यांकन 3 लाख और 80,000 से हुआ है, इसलिए देखिए हमने एसी की गणना करने के लिए बिल्डिंग को 3 लाख पे लिया है और मशीन को 80,000 पर लिया है, क्योंकि इनकी नई कीमत दे रखी है। यदि नई कीमत नहीं दी होती तो हम इन्हें बुक वैल्यू पर जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी पर हम इसे शामिल करते। ये दो संपत्ति हमारी ये हो गई। इसके बाद देखिए इसमें करंट असेट्स और कौन कौन सी है वो देखिए आप, डेटर्स हैं, स्टॉक है और केस है। ये तीनों वे संपत्तियां हैं जो हमें एसीई की गणना में शामिल करना होगा। हाँ, यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिया होता, डिस्काउंट ऑन शेयर दिया होता या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दिया होता, इस प्रकार की यदि कोई चीज दी होती तो उसको हम शामिल नहीं करते। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए होते, प्रारंभिक व्यय यदि दिए होते उनको हम शामिल नहीं करते। यदि इसमें गुडविल दी होती उसको भी हम शामिल नहीं करते, क्योंकि हम गुडविल की तो गणना कर ही रहे हैं। तो देखिए अब हमने इन चीजों को प्लस कर लिया, बिल्डिंग की नई वैल्यू को, मशीन की नई वैल्यू को, डेटर्स और केस के हमने बुक वैल्यू को इंक्लूड किया है। तो देखिए कुल मिलाकर हमारी संपत्ति होगी 6,80,000 की। अब आप यहाँ पर फिर से एक बार देखिए सवाल में आपको लायबिलिटीज माइनस करना है। तो देखिए दो लायबिलिटीज दे रखी है आपको, एक आपके दे रखा है डिवेंचर और दूसरा दे रखा है आपका क्रेडिटर। डिवेंचर है 1,40,000 के और आपका क्रेडिटर है आपके 80,000 के। देखिए हमने दोनों चीजों को यहाँ पर माइनस कर दिया, 7% डिवेंचर माइनस कर दी और क्रेडिटर हमने माइनस कर दिया 80,000 की। दोनों 2,20,000 हमने माइनस कर दिया, तो 4,60,000 आपकी होगी शुद्ध संपत्ति। अब इस शुद्ध संपत्ति में यदि आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यदि दिए होते, शेयर पूंजी दे रखी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी यदि दी होती तो उसको भी हम माइनस करते, तो वो आपकी कहलाती है आपकी सी। अब चूंकि यहाँ पर वो चीज नहीं दी है इसलिए आपका यही क्या हो गया, इसको हमने जो 4,60,000 है यही आपकी होगी सी, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी होगी। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमें किस चीज को माइनस करना पड़ेगा, इस 460 में से हम 460 में से माइनस करेंगे चालू वर्ष के आयगत लाभ का आधा। अब आप देखिए चालू वर्ष का लाभ कितना दे रखा है, देखिए चालू वर्ष का लाभ आपको यहाँ पर दिया है 1,60,000, प्रॉफिट फॉर 12-13 का दे रखा आपको 1,60,000। अब इस लाभ में से कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कौन से एडजस्टमेंट नहीं है, यदि यहाँ पर लिखा था इसमें ऋण पत्र का ब्याज नहीं दिया है तो वो हम माइनस कर देते। यदि इसमें लिखा था कर माइनस कर इतने % टैक्स देना है, कर की राशि हम इसमें माइनस कर देते। चूंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसी लाभ को क्या मानेंगे, आयगत लाभ आपका मान लेंगे। तो 1,60,000 का हाफ किया वो आपका हो गया 80,000। इस 80,000 को हम काय में से माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे 4,60,000 में से, मतलब सी माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर रेवेन्यू प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, उसमें से 80,000 माइनस कर दिया, तो 3,80,000 आपकी हो जाएगी एसीई। चूंकि ये दो पीपीटी में आपका गया है इसलिए आप थोड़ा समझे, ये 460 है आपका सी, इस सी में से हमने काय को माइनस कर दिया, चालू वर्ष के आयगत लाभ का आधा, मतलब 80,000 रुपये हमने माइनस कर दिया 460 में से, तो 3 लाख जो 80,000 आपका बच जाएगा उसको अपन बोलेंगे 460 में से 80 माइनस कर देंगे तो 3,80,000 आपका हो जाएगा एसीई, जिसको अपन बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाने के बाद
हमारा फार्मूला क्या बोलता है एनपी का। फिर से हम पीछे की ओर चलते हैं। देखिए एनपी का फार्मूला क्या है। एनपी का फार्मूला है औसत नियोजित पूंजी इंटू आय की सामान्य दर अपॉन 100। ये आपका फार्मूला है साधारण लाभ का। अब हम सवाल पे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये आपका हो गया, एसी निकल गया 3,80,000। आय की सामान्य दर 10% आपको सवाल में दी हुई है, इंटू अपॉन 100 कर दिया अपन ने, तो आपका 38,000 रुपये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका निकल गया एनपी। अब आप देखिए एनपी निकल गया आपका, ये सेकंड मेथड से हमने निकाल लिया। अब इस मेथड में एसपी मेथड के अंतर्गत हमें एपी भी निकालना पड़ता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि चूंकि यहाँ पर लाभों में किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है और यहाँ पर एक ही वर्ष का लाभ दिया है, इसलिए हम उसी एक वर्ष के लाभ को क्या मान लेंगे, एपी मान लेंगे। जब एक वर्ष का लाभ दिया है तो वही आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। कोई एडजस्टमेंट सवाल में है नहीं, जो हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में आपने देखे थे। जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा था हमने कई सारे एडजस्टमेंट किए थे, उस प्रकार के कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। हमने समय बचाया आपका कि अगर मैं फिर से इन चीजों को इंक्लूड करता तो हम हो सकता है कि एक ही सवाल नहीं कर पाते और हमारा समय पूरा हो जाता। पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एपी हमें उसी तरीके से निकालना है जिस तरीके से हमने फर्स्ट मेथड में एपी की गणना की थी, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। अब हमने क्या किया, एपी माइनस एनपी कर दिया तो आपका एसपी आ गया। एपी आपका 1,60,000 है, एनपी आपका 38,000 है, 1,22,000 रुपये आपकी हो गया एपी। अब आपको ख्याति की गणना कैसे करना है, आप सवाल पे जाएं। सवाल में स्पष्ट लिखा है ऊपर ही, ख्याति की गणना अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है। अब हम क्या करेंगे, ये आपने एपी निकाल लिया। अब इस एपी में हम क्या करेंगे, 2 का हमने गुणा कर दिया 1,22,000 में, इंटू 2, 2,44,000 रुपये आपकी हो गई ख्याति। ये आपका एसपी मेथड है। तो आप फिर से एक बार देखें, एसपी मेथड में आपको क्या करना है, फिर से मैं ब्रीफ आपको बता रहा हूं। जो विद्यार्थी देर से ज्वाइन किया उन्होंने अच्छे से समझ लें कि इसमें हमें 2 चीज निकालना पड़ेगी। एपी निकालना पड़ेगा, एपी मतलब फर्स्ट मेथड हमारा ख्याति के मूल्यांकन का, और एनपी मतलब सेकंड मेथड में हमें एनपी भी ज्ञात करना होती है, मतलब दोनों चीज निकालना होती है एसपी मेथड में। तो फर्स्ट मेथड का पूरा पार्ट और सेकंड मेथड का हाफ पार्ट, ये दोनों अगर हमने कैलकुलेट कर लिए तो हमारा एसपी निकल जाएगा। और एसपी के बाद जितने क्रय के वर्ष सवाल में दिए हो उन क्रय के वर्ष का हम गुणा कर देंगे तो ये आपका एसपी आ जाएगा। अब देखिए ये मेथड सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि इस मेथड के अंदर देखिए हमने संपत्तियों और दायित्वों को भी ध्यान में रखा है और साथ में व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता उसको भी ध्यान में रखा। मतलब दोनों चीज का इस्तेमाल किया हमने, मतलब लाभों का इस्तेमाल भी किया एपी में और एनपी निकालने के लिए हमने व्यवसाय की संपत्तियों का इस्तेमाल भी किया है। इसलिए ये मेथड ज्यादातर वे कंपनी अप्लाई करती है जहां पर कंपनियों का मर्जर होता हो, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी में जिसका एकीकरण जिसको हम बोल सकते हैं वो होता हो, या कोई नई कंपनी परचेज की जाती हो, वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आपके लिए एसपी मेथड इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है कि हमें इस मेथड के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है और आगे के मेथड के लिए भी हमें एसपी की गणना करना पड़ेगी। अब आप अगला अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे, मैंने इस प्रॉब्लम में तीनों चीज कवर करने की कोशिश की है और आपकी बुक्स में जो जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे आप देखेंगे जब आप सारे मेथड पढ़ लेते हैं तो आप 3-4 सवाल ऐसे कर लें जिसमें एक ही सवाल से हम सारी चीजें निकाल सके। यदि आपने उन चीजों को कर लिया तो हमें 10, 15 या 25 प्रॉब्लम करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक ही सवाल से किस प्रकार से हम सारे तीनों मेथड का इस्तेमाल करके हम ख्याति की गणना कर सकते हैं वो इस सवाल में आप देखेंगे। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको एसपी के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, सेकंड पूंजीकरण विधि से और थर्ड वार्षिकी पद्धति से आपको ख्याति की गणना करना है। मतलब 3 मेथड से आपको करना है, एसपी मेथड से, दूसरा पूंजीकरण विधि से कैपिटलाइज मेथड से और तीसरा आपका एन्युटी मेथड से। अब आप देखिए अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये तीनों मेथड वे हैं, इन तीनों मेथड में हमें एसपी की आवश्यकता होगी। एसपी मेथड में तो एसपी की आवश्यकता है ही, पूंजीकरण विधि में भी एसपी की आवश्यकता है और वार्षिकी पद्धति में भी हमें एसपी की आवश्यकता है। तो इस सवाल को करने से आपको आगे के जो 2 मेथड है वो मेथड भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ मैंने औसत विनियोजित पूंजी निकाल के दी हुई, इसलिए निकाल के दी हुई है कि अगर हम यहाँ भी अगर वही प्रॉब्लम लाते कि ऐसे ही निकालो तो अभी हमारे 15 मिनट लग जाते, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम भी हम पूरी ना कर पाए। तो इसलिए सवाल में औसत नियोजित पूंजी आपको दे रखी 2,50,000 रुपए। अब जब आपको औसत नियोजित पूंजी दे रखी है सवाल में, अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि हमें केवल और केवल अब एनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसीई
इंटू आय की दर बटे 100 करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा, बड़ा इजी वे में। तो आपको एसी दे रखा है 2,50,000, 5 वर्ष के आपको लाभ दिए हुए हैं 40,000, 60,000, 75,000, 1,00,000 और 1,25,000। ये पिछले 5 वर्ष के आपको लाभ दिए। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब 5 वर्ष के लाभ दिए, इसका मतलब हमें एपी निकालना पड़ेगा। अभी आपने जो पिछला सवाल देखा उसमें हमें एपी की गणना नहीं करना पड़ी। क्यों नहीं करना पड़ी, एक ही साल का लाभ दिया था, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। यहाँ पर देखिए आपको 5 साल के लाभ दिए, और जब 5 साल के लाभ दिए इसका मतलब हमें एपी की गणना करना ही पड़ेगी, उसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इस सवाल में एक चीज कैलकुलेटेड है, मतलब एसी निकाल के दी हुई है, किंतु आपको एपी निकालना पड़ेगा। आगे दे रखा है लाभ की सामान्य दर 10% है, जो हमें आगे हम फार्मूले में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप आगे देखिए 10% से 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78 है। मतलब आप देखिए जो आपका वार्षिकी पद्धति वाला मेथड है, इसमें आपको 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य काय में दिया है, 3.78 दिया है। मतलब 10% की दर से 5 वर्ष के बाद 1 रुपए की वैल्यू रहेगी 3.78। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर ये जो पूंजीकरण विधि है या वार्षिकी प्रणाली है, इनमें क्या परिवर्तन है। तो देखिए पूंजीकरण विधि में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें तो हमने क्या किया है, एसपी को उसका कैपिटलाइजेशन कर दिया है। पर वार्षिकी पद्धति में एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है, आप अगर ने शायद पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, हमें ये होना चाहिए कि वार्षिकी प्रणाली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मैं अगर आज किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति कोई व्यापार को खरीदता है और वो 3 साल में उसको पैसा वापस मिलेगा और 1,00,000 रुपए ख्याति के लिए पेमेंट कर रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपए आज पेमेंट कर रहा है ख्याति के लिए, और ये संभावना है कि वो ये पैसा उसको 3 साल में वसूल होगा, तो आज चूंकि वो 1,00,000 रुपए उसको दे रहा है तो उसे पूंजी का ब्याज का नुकसान हो रहा है। उस ब्याज के नुकसान को कवर करने के लिए ही इस मेथड का अप्लाई किया जाता है कि इसमें ब्याज की दर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुए जिस पद्धति को अप्लाई किया जाता है वो आपका वार्षिकी प्रणाली के अंतर्गत हमें उन चीजों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य दे रखा है 3.78, और आपको एक चीज और दे रखी है, लाभों में औसतन 5,000 रुपए नॉन रेकरिंग लाभ शामिल है, जिसमें से 3,000 रुपए के बार बार होने की संभावना है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप यहाँ पे 2 चीज पे फोकस करें, वर्ष लाभों में औसतन, मतलब हर साल के लाभ में ये प्रॉब्लम है, किसी 1 वर्ष के लाभ में ये प्रॉब्लम नहीं है। यदि मान ली किसी 1 वर्ष के लाभ में ये प्रॉब्लम होती तो हमें उसी वर्ष के लाभ को करेक्ट करना पड़ता। यहाँ आपको लिखा है कि औसतन, मतलब सभी वर्ष के लाभ में 5,000 रुपए की अनावर्तक आय शामिल है, मतलब हम एवरेज में से इसको माइनस कर लेंगे। और अगर इंडिविजुअल होता तो आप अगर गुडविल का अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो, मैंने आपको बताया था कि हर वर्ष के लाभ में से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, और अपन उन सवालों में हर वर्ष के लाभ में से वे एडजस्टमेंट किए हैं और उसके बाद ही हमने एपी की गणना की। तो यहाँ पर आप देखिए 5,000 रुपए नॉन रिकरिंग लाभ शामिल है औसतन हर साल के लाभ में, किंतु 3,000 रुपए बार बार होंगे। इसका मतलब 2,000 का ऐसा लाभ है जो बार बार नहीं होगा, मतलब हमें एडजस्टमेंट 2,000 रुपए से करना पड़ेगा। अब आप आगे देखिए सवाल पूरा होने के बाद, देखिए मैंने सबसे पहले वही निकाला है कि देखिए कितने साल के लाभ दे रखे आपको, 5 साल के। पीछे देखिए आप एक बार फिर से 40, 60, 75, 1,00,000 और 1,25,000। मैं अभी आपसे प्रश्न भी पूछूंगा कि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, एवरेज निकालने के बाद क्यों गणना ये एडजस्टमेंट किया है, आपको उसका उत्तर देना है। इसलिए ध्यानपूर्वक आप इस चीज को देखें कि ये 5 साल के लाभ दिए हैं, किंतु जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में स्पष्ट लिखा है लाभों में औसतन। इसका मतलब हर साल के लाभ में ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये एवरेज निकालने के बाद ये कैलकुलेशन, ये एडजस्टमेंट केवल एक ही बार करेंगे, हमें बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु किसी पर्टिकुलर वर्ष विशेष में एडजस्टमेंट होता, आपको लिखा था प्रथम वर्ष के लाभ में ऐसा है, तो फिर हमें प्रथम वर्ष का लाभ ही करेक्ट करना पड़ता, उसके बाद हम उसका एवरेज निकालते। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि कहां पर हमें क्या करना है। यदि आपने इस चीज को ध्यान रख लिया तो कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। हम उसको समझ लें कि वो सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल की भाषा क्या बोल रही है, उस भाषा को अच्छे से समझें। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने देखिए इसीलिए सारे 5 वर्ष के लाभों को प्लस कर लिया, 40,000, 60,000, 75,000, 1,00,000, 1,25,000। 5 वर्ष के लाभ का योग आपका हुआ 4,00,000। इसका एवरेज निकाल लिया, एवरेज आया आपका 80,000। 5 साल के लाभ हमने जोड़ लिए, ये आपका हो गया 80,000। अब देखिए फिर से पीछे की ओर मैं चल रहा हूं, लाभों में औसतन 5,000 की आय शामिल है। अगर कल इतना लिखा होता
कि 5,000 के अनावर्तक लाभ शामिल है, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट शामिल है, तो हम सीधा 5,000 रुपये लाभ में से माइनस कर देते। पर आपको आगे क्या लिखा है, इसमें से 3,000 के बार बार होने की संभावना है, मतलब इस 5,000 में से 3,000 का लाभ हर साल होगा। इसका मतलब नॉन रेकरिंग आपका प्रॉफिट होगा केवल 2,000 रुपये। तो नॉन रेकरिंग प्रॉफिट 5,000 हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 3,000 रुपये आपको लिखा है बार बार होंगे। इसका मतलब है कि 2,000 रुपये हमें इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। ये हमने माइनस कर दिया, आपका एपी आ गया 78,000 रुपये, 78,000 आपका हो गया एपी। तो आप देखिए एसपी मेथड के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। नंबर एक, एपी गणना हो गई आपकी। अब हमें अगली गणना करना होगी नॉर्मल प्रॉफिट की। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए देखिए सवाल में आपको औसत नियोजित पूंजी निकाल कर दी हुई है 2,50,000 रुपये, और आय की दर आपको दे रखी 10%। तो सीधी सी बात है, अब हमारा एनपी निकालना बड़ा आसान हो गया। अब एनपी कैसे निकाल, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, 2,50,000 दे रखा है। फिर से पीछे एपी आपको हो गया 78,000। आगे देखिए अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। 2,50,000 का 10/100 कर दिया तो 25,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपका हो गया। अब एसपी बराबर आपका, सॉरी एवरेज प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा आप, एनपी नहीं। पूंजीकरण विधि का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। फिर से पीछे देखिए आपको दे रखा है औसत नियोजित पूंजी 2,50,000 दी है। 2,50,000 के साथ आय की दर आपको दे रखी 10%, तो 2,50,000 का हम 10% कर देंगे तो ये आपका एनपी हो जाएगा 25,000 रुपये। ये आपका 25,000 रुपये यहाँ पर आपका एनपी आ गया, ये नीचे लिखा आपका एनपी। वो एवरेज प्रॉफिट हो गया है, एक्चुअल में एनपी है। एनपी 2,50,000 का 10/100 कर दिया, 25,000 रुपये आपका हो गया एनपी। अब आपका एसपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। अब एपी आपने कितना निकाला था, एपी आपने निकाला 78,000, ये आपके सामने कैलकुलेशन आपने पूरा देखा। आगे देखिए एनपी आपने निकाल लिया 25,000 रुपये, तो 53,000 आपका हो गया एसपी। ये आपका एसपी निकल गया हमारा। अब आपको तीन मेथड से, तीन तरीके से सवाल को हल करना है। एसपी तक तो गणना पूरी करना पड़ेगी। क्यों गणना पूरी करना पड़ेगी, फिर से आप जाइए, आपको ख्याति निकालना है एसपी के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस मेथड में हमने क्या किया, एसपी में 3 का गुणा कर दिया। गुडविल एज पर 3 ईयर परचेस आपका 53,000 आपका है एसपी। एसपी में हमने 3 से गुणा कर दिया तो 159,000 ये आपकी ख्याति हो गई। किस तरीके से, ये तरीका जो आपका फर्स्ट तरीके से पूछा था। अगला तरीके से आपसे पूछा है पूंजीकरण प्रणाली से। अब पूंजीकरण प्रणाली में आपको क्या करना है, फिर से एक बार अपन पीछे की ओर चलते हैं सूत्र पर। पूंजीकरण विधि में हमें क्या करेंगे, देखिए पूंजीकरण विधि में हमें करना है एसपी इंटू 100 अपान सामान्य ब्याज की दर, नॉर्मल जो इंटरेस्ट की रेट दर है उस समय भाग लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने वही किया है इस मेथड में। देखिए आप, ये गुडविल 3 ईयर परचेस आपका हो गया। बी पार्ट देखिए गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए आय की दर कितनी दर की आपको 10% दी हुई है, तो एसपी इंटू 100 अपान आय की सामान्य दर। आय की सामान्य दर आपकी 10% है, तो ये आपका हो गया 5,30,000 आपकी गुडविल हो गई। अब इसके बाद एन्युटी मेथड से भी आपको सवाल हल करना है। अब एन्युटी मेथड क्या बोल रहा है वो अपन एक बार देख लें, आपने हालांकि नोट किया होगा उसको। इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वार्षिकी पद्धति में यदि 1 रुपए से अधिक यदि मूल्य दिया है, मतलब वार्षिकी का मूल्य न देके यदि 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू दी है, तो हमें एसपी में 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू से इंटू करना है। अब आप देखिए यहाँ पर सवाल में आपको वही दिया है, 1 रुपए का वर्तमान मूल्य 3.78 दिया हुआ है। देखिए कहाँ दिया है, ये देखिए आप 1 रुपए का वर्तमान, ये देखिए 4 नंबर का पॉइंट, 10% की दर से 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78 रुपीज है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है ₹1 की 3.78। तो देखिए हमने ख्याति कैसे निकाली, गुडविल एज पर एन्युटी मेथड आपका हो जाएगा 53,000 इंटू 3.78, ये आपका 2,03,40 आपकी ख्याति। इस प्रकार से देखिए आप, इन तीनों मेथड से हमने ख्याति की गणना की है और इन तीनों मेथड में हमें एसपी की आवश्यकता होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सर यदि बाय द वे हमें एन्युटी मेथड से सवाल भी पूछ लिया और सवाल में टेबल नहीं दी है, एन्युटी टेबल आपको उसका वैल्यूएशन नहीं दिया है, तो हम कैसे इसकी गणना करेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। और 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखिए, ये आपके सामने है, 1 माइनस 100 अपान 100 प्लस आर पावर n, और अपान हो जाएगा r अपान 100। यहाँ r का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट
और एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर। अब फिर से मैं आपको एग्जांपल में दे के बता दूं, मान लीजिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5 हो जाएगी, तो जहां भी आपका आर लिखा है वहां +5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है कि 5 साल, 10 साल, 8 साल, 6 साल, कितने वर्ष के लिए आपसे पूछा गया है। जैसे लिखा है 5 वर्ष के लिए प्रेजेंट वैल्यू ₹1 का वर्तमान मूल्य, तो आपको ये एन जो पावर है आपको ये प्रक्रिया आपको 5 वर्ष तक 5 बार दोहराना पड़ेगी। पावर का मतलब आपका ही होता है। तो इस तरीके से आप ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पिछले सवाल में आप जाइए, यहाँ पे सवाल में आपको क्या दे रखा है, आप चाहें तो गणना कर भी सकते हैं, आप कॉपी पेन लेके कर सकते हैं। 10% की दर से 5 वर्षों के लिए ₹1 की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको दे रखा है 3.78। देखिए 10% है और 5 साल के लिए वर्तमान मूल्य कितना है 3.78। मान लीजिए सवाल में आपको ये लिखा है कि 10% की दर से 5 वर्षों के लिए ₹1 की वार्षिकी के वर्तमान मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए, और आपको ये 3.78 नहीं दिया होता तो आप क्या करते। तो ये 3.78 निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता। 1 - 100/100 + 10 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रेट 10 दे रखी है और वर्ष आपके 5 दे रखे हैं। तो ये आपको 5 बार ये ऊपर वाली प्रक्रिया दोहराना पड़ेगी। 100/100 + r, 100 × 100 + r, 100/100 + r, 100/100 + r, 100/100 + r, ये प्रक्रिया 5 बार दोहराएंगे। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, ये इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे, और 1 में से माइनस करने के बाद जो चीज आएगी उसमें r/100 कर देंगे। r/100 करने के बाद आपका 3.78 ही आएगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस ऐसे करें, इसी सवाल से आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप अभी इस चीज को दोहरा लें कि किस प्रकार से हम 3.78 की गणना कर सकते थे यदि ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी होती तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं यदि सवाल में प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी हो तो ये चीजें हैं जिस प्रकार से आप ख्याति की गणना आप कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल हम जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करेंगे तो फिर से ये चीज सब दोहराएंगे हम, क्योंकि मैं पहला सवाल ही आपको इस प्रकार से कराऊंगा कि उस सवाल में ख्याति की गणना पहले करना है, बाद में अंशों का मूल्यांकन करना है। मतलब अंशों का मूल्यांकन करने के पहले ख्याति का वैल्यूएशन करना है। तो ये मेथड हम फिर से कल भी दोहराएंगे। पर आज आप थोड़ा सा घर जाकर यदि आपने इसके सवाल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथियों ने ये यूनिट पढ़ाई दी होगी, हमारे प्राध्यापक साथियों ने। यदि मान लीजिए पाए हो तो आप आज इसके 3-4 सवाल अच्छे से देख लें कि एसपी कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपने इन चीजों को घर पे दोहरा लिया तो कल जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर की हम जब बात करेंगे तो आपको आसान लगेगा कि हम किस प्रकार से ख्याति की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस के लिए जहां से कुछ मैटर लिया है वो भी मैं आपसे चर्चा कर लूं कि कारपोरेट अकाउंटिंग डॉक्टर एस.एम. शुक्ल और डॉक्टर के.एल. गुप्ता से कुछ मैंने कंसल्ट किया था। कारपोरेट अकाउंटिंग एक इंग्लिश मीडियम की आपकी बुक है, मेहता ब्रह्मभट्टे की, इससे मैंने कंसल्ट किया था। और आप सब लोग एक चीज जानते हैं कि चूंकि कंपनी एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2013 में, इसलिए अब आगे आप जब कल आप देखेंगे, कल जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करेंगे और जब हम किसी कंपनी की चिट्ठे की बात करेंगे तो आपको कंपनी का चिट्ठा नए फॉर्मेट में मिलेगा। अब पुराने फॉर्मेट में कंपनी के चिट्ठे नहीं बनेंगे, क्योंकि जो एक्ट में जो परिवर्तन आया है उसके हिसाब से फॉर्मेट भी बदले हैं। तो हम कल उसी फॉर्मेट के आधार पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें इन चीजों का मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, आप एक चीज और आपकी बुक्स में दे रखी होगी, क्योंकि हर चीज का वर्चुअल क्लास में इतना समय होता नहीं है कि हर चीज आपके सामने शेयर की जाए, हर चीज आपको बताई जाए। हर चीज के लिए सवाल बताएंगे तो हो सकता है एक ही इकाई में हमारे एक सप्ताह पूरा हो सकता है। आप अपनी बुक में देखेंगे कि कहीं ये भी लिखा है कि वेटेड एवरेज मेथड भी दिया हुआ है, भारित मूल्यांकन विधि। देखिए भारित मूल्यांकन विधि भी आपको पढ़ना है। भारित मूल्यांकन विधि का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी के लाभ में वर्ष प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती हो, बढ़ रहा हो उसका लाभ, जैसे फर्स्ट ईयर लाभ आपका 2 लाख था, सेकंड ईयर लाभ 2.5 लाख हो गया, फिर 3 लाख हो गया, यदि लाभ में इस प्रकार से बढ़ रहे हो तो उस प्रकार की कंपनी में क्या हो गया है कि ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए आपसे ये कहा जा सकता है कि वेटेड एवरेज मेथड को अप्लाई कीजिए। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि हर साल के लाभ को हमें वेट देना है। फर्स्ट ईयर के लाभ को हम 1 वेट देंगे, सेकंड ईयर के लाभ को हम 2 वेट देंगे, थर्ड ईयर के लाभ को हम 3 वेट देंगे। इस प्रकार से उस एवरेज प्रॉफिट को हम इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद
हम फिर काय का भाग लगाएंगे, नंबर ऑफ ईयर का भाग नहीं लगाएंगे। जो आप जितने वेट का आपने गुणा किया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने 1 का गुणा किया, 3 वर्ष के लाभ आपको दिए, सेकंड ईयर में आपने 2 का गुणा किया, थर्ड ईयर के लाभ आपने 3 का गुणा किया, तो टोटल हो गया 1 + 2 + 3। तो जो हमने इंटू करने के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें हम 6 से भाग लगाएंगे, तब हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसको बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट। तो ये मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट के सवाल भी आपकी बुक्स में दे रखे होंगे। अंतर केवल इतना है कि हम एवरेज प्रॉफिट तक तो हर में जाएंगे, हर साल का औसत लाभ तो निकालेंगे, एएपी तो निकालेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, उन वर्षों के लाभों को भारित करना है। और भारित करने के मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5 जो जितने वर्ष के लाभ दिए 1, 2 से स्टार्ट हम करेंगे, उसका इंटू करेंगे और एवरेज निकालेंगे। और फिर आपको बता दूं ये मेथड वहां अप्लाई किया जाता है जहां पर वर्ष प्रति वर्ष कंपनी के लाभों में लगातार बढ़ोतरी होती हो, क्योंकि हम उनका अगर एवरेज निकाल देंगे सारे बढ़े हुए लाभों का, तो बढ़े हुए लाभ से हमारी ख्याति प्रभावित नहीं होगी। और कंपनी ये चाहेगी कि जब मैं हर साल लाभ ज्यादा कमा रही हूँ और मैं किसी को अपना व्यवसाय बेच रही हूँ तो मुझे ख्याति का पैसा ज्यादा मिले। तो ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए जब लाभ बढ़ता हो तो डेफिनेटली वो कंपनी क्या कर सकती है, वेटेड एवरेज के आधार पर क्या कर सकती है, अपने लाभों का वैल्यूएशन करवा सकती है और उसके आधार पर हम ख्याति की गणना करेंगे। तो केवल एक चेंज आपका आएगा वेटेड एवरेज में कि हम एवरेज प्रॉफिट तो हर साल का निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट परंपरागत उस तरीके से न निकालते हुए कि 4 वर्ष 3 वर्ष का जो लाभ दे रखा उसका भाग न लगाते हुए हम क्या करेंगे, जितने हमने वेट दिए, चाहे 3 साल के लाभ या 4 साल के लाभ है, तो जितने 1, 2, 3 इनका हम प्लस कर लेंगे, 3 साल है तो, और अगर 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4 कर लेंगे, तो 10 आपका हो जाएगा। सारे वर्ष के लाभों में इनका गुण इंटू करने के बाद हम 10 से उसको भाग लगाएंगे, तब जाके आपका एएपी आपका ज्ञात होगा। तो आप इस चीज पे भी ध्यान रखें कि अगर वेटेड एवरेज की अगर बात की गई हो तो हमें संबंधित वर्ष के एवरेज प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वेट भी प्रदान करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज भी समझना चाहिए कि वेट हमने ठीक है सवाल कर लिया कि साहब वेटेड एवरेज का इस्तेमाल था और हमने परीक्षा में पूछा गया तो हमने हल कर लिया, इसका इस्तेमाल किया क्यों जाता है ये भी हमें थोड़ा सा जानना समझना चाहिए, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि इस प्रकार का आ जाए आपके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत सारे विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो हम बताने की स्थिति में रहें कि हम कब इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि हमारी घड़ी की सुई बता रही है कि समय हमारे पास, समय तेजी से हमारा आगे बढ़ रहा है, फास्ट तेजी से, तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट यदि कोई इनके मन में कोई प्रश्न हो इन मेथड को लेकर, या यदि आपने समझा हो कि सर ये इन चीजों को क्यों इंक्लूड किया जाता है, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यदि आपको मैंने कोई इस प्रकार का प्रश्न यदि हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रश्न होना भी चाहिए। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं प्रश्न पूछने के पहले कि जब हम एसपी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक चीज ध्यान देखिए, अगर आपने नहीं भी सुना हो, कई बार क्या होता है हम कई चीज सुनने में नहीं आ पाती और फिर हम उस प्रश्न को हम दोहराते हैं। तो देखिए जब हम संपत्तियों को जोड़ते हैं तो हमें स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति दोनों को प्लस करना है, नई कीमत दर की नई कीमत पे प्लस करना है, परंतु कृत्रिम संपत्तियों को हमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है एक प्रश्न आता है विनियोग के बारे में, अगर केवल आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट देखिए 2 पर्पज से होता है व्यवसाय में, एक तो होता है आय कमाने के लिए कि हम उस पे हमारे पास एक्सेस मनी और हमने उसको इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर हम लाभ कमाएंगे, और दूसरा होता है कि व्यवसाय के लिए हम कुछ 4 महीने 6 महीने 8 महीने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमें कुछ पूंजी की आवश्यकता है 6 महीने बाद है, तो वो आपका बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यदि कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए है तो उसको हमें संपत्तियों में शामिल करना है, परंतु यदि कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा जो बाह्य है जिसका उद्देश्य हमारा लाभ कमाना हमारा उद्देश्य है, तो वहां पर फिर हम उस इन्वेस्टमेंट को एसी की गणना करने के लिए संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे। अब फिर एक प्रश्न आपके उनमें आ सकता है कि सर केवल विनियोग लिखा तो क्या करें, तो आप नोट लगा दें नीचे कि हमने मान लिया है कि विनियोग स्थायी है, इसलिए हम इसे संपत्ति की गणना में हमने इसे शामिल है। जो भी आप करें उसका नोट सवाल के नीचे अवश्य लगाएं, ताकि जब वो परीक्षक के पास कॉपी जाए तो वो देख ले कि वास्तव में विद्यार्थी ने चीज लिखी, मतलब उसको इस चीज का नॉलेज है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्लस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये आपके नोट से क्लियर हो जाता है। तो जब भी हम कोई इस प्रकार की बात हमारे मन में आए, जैसे किसी संपत्ति की नई कीमत दे रखी है, उसका ह्रास भी दे रखा है, हम एक नोट लगा दें कि चूंकि संपत्ति की नई कीमत दे रखी थी, इसकी रिवैल्यूएट वैल्यू दे रखी थी, इसका पुनर्मूल्यांकित मूल्य दिया हुआ था, इसलिए हमने चूंकि पुनर्मूल्यांकित मूल्य को शामिल किया है, इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया है। ये हम एक नोट लगा दें तो क्या होगा कि हमारा
एक प्रश्न का उत्तर, जो भी आपका सवाल तो खैर आपने सही किया ही होगा जब ये चीज को अगर आपने इंक्लूड किया, पर ये नोट लगाने से क्या होता है कि एक जो आपको अच्छे नंबर लाना है, जैसे परीक्षा में कहा गया अच्छे नंबर लाना भी एक कला होती है, तो आप उस कला का इस्तेमाल जरूर करें। अगर हमने वो चीज की है तो उस चीज को हम नोट के रूप में अवश्य दर्शाएं। अब यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आपका आज के इस टॉपिक को लेकर? कोई प्रश्न आपका तो आप जरूर पूछिएगा। कोई प्रश्न? फिर मैं पूछता हूं प्रश्न, अगर नहीं हो तो। अगर आपका प्रश्न नहीं हो तो फिर मैं प्रश्न पूछूं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट लखनादोन कॉलेज तैयार है? लखनादोन वाले, लखनादोन कॉलेज, लखनादोन कॉलेज, मुझे बताएं एसपी ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? संक्षेप में बताएं, सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है? लखनादोन कॉलेज एसपी किस तरीके से ज्ञात करते हैं? संक्षेप में फार्मूला, क्योंकि ये आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। आपको दे दिया ए, जो भी है आपका, आप बताएं। लखनादोन कॉलेज, चलिए आस्था, सीहोर, कुछ स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं आस्था से। आस्था, एसपी का फार्मूला क्या है एसपी ज्ञात करने का? किस तरीके से एसपी ज्ञात किया जाता है? अगर आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया है तो आप एसपी कैसे निकालेंगे? आस्था कॉलेज सीहोर, पीजी कॉलेज खरगोन, आवाज मेरी पहुंचती रही आप तक? खरगोन कॉलेज, पीजी कॉलेज खरगोन, यस यस, पीजी खरगोन। कुछ विद्यार्थी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हेलो, हाँ चलिए, कहाँ से? कौन सा कॉलेज? पीजी कॉलेज बड़वा। हाँ बड़वानी, बताइए। हाँ बताइए, एसपी का फार्मूला क्या है? एसपी का फार्मूला क्या है एसपी ज्ञात करने का? आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक थोड़ा, माइक जरा पास में सर, माइक जरा पास में कीजिएगा, थोड़ा सा आगे आके बात करो, आगे। हाँ यस, हेलो, यस यस, बताइए बताइए। हाँ बताइए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी, यही फार्मूला है? हाँ, एपी माइनस एनपी। एनपी, एनपी, एनपी क्या होता है? हाँ, एनपी किसको बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी, एनपी, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट किस प्रकार से निकाला जाता है संक्षेप में? अभी आपको मैंने एनपी का सूत्र भी बताया था, एनपी कैसे निकाला जाता है। देखिए, हर चीज केवल सुनने से याद नहीं रहती, कुछ चीजों को नोट करना चाहिए। अगर आप नोट करेंगे तो कुछ बता पाएंगे, कुछ पढ़ेंगे उनको। सबसे पहले हमें एसी निकालना पड़ता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एसी इंटू 100 अपॉन आई की सामान्य दर। आपने देखा है फार्मूला अभी पीछे, तो आप नोट कीजिए इन चीजों को, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया, एसपी मेथड बहुत पॉपुलर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आगे आप जब कल भी जब वैल्यूएशन आप शेयर की हम बात करेंगे तब भी कहीं ना कहीं वो चीज काम आएगी आपकी, एसपी कैसे निकाला जाता है। इसलिए एसपी मेथड पर विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है। यस सर। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वे दिया, कोई और कॉलेज, चलिए नीमच से, नहीं नीमच में तो पन्ना कॉलेज, पन्ना पीजी कॉलेज पन्ना, हमें एपी निकालने के लिए क्या लाभों में से कुछ समायोजन करना होते हैं? पीजी कॉलेज पन्ना, अगर मुझे एपी निकालना है और मान लीजिए कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, कुछ ही वर्ष के लाभ में कोई प्रॉब्लम है, क्या हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे या नहीं? पीजी कॉलेज पन्ना। हेलो, हाँ यस, हेलो, हाँ सर, ये कौन से कॉलेज से के छात्र हैं सर? कहाँ से? बीएससी थर्ड सेम के छात्र बैठे सर, बीकॉम के आए नहीं सर आज।
अच्छा ऐसा, जी। चलिए कोई बात नहीं सर। कौन से सेम के बैठे हैं, कौन से सेम के? बीएससी थर्ड सेम सर। अच्छा ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके चलिए ठीक है, धन्यवाद।